नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। 13 अगस्त को फिडेल कास्ट्रो, जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे, उनका जन्म शताब्दी मनाया गया पटना में। पूरी दुनिया में मनाया गया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारे सवाल फिडेल कास्ट्रो को लेकर के उठे हुए हैं और उनके जवाब लोगों को जानने ही चाहिए। फिडेल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति हुए और उन्होंने जिस नीति को अपनाया, उस नीति के बारे में सहमति असहमति हो सकती है। लगातार जिस तरह से छोटा सा कंट्री अमेरिका के ठीक नीचे मौजूद है और उसको कुचलने के लिए एक के बाद एक षड्यंत्र अमेरिकी गवर्नमेंट या अमेरिकी साम्राज्यवाद करता रहा है। इन परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखें हम अगर, तो कई चीजें साफ होती है। फिडेल कास्ट्रो की यादें बहुत सारी है और इसी में से एक यादें हैं जिसके बारे में आप सबको जानना चाहिए, जो भारत के शहीद नक्सली के प्रति उनके सम्मान को दिखाता है। ये बिल्कुल सत्य है कि 1976 के बाद माओ त्से-तुंग की मृत्यु के बाद पूरी दुनिया से समाजवाद समाप्त हो गया। समाजवाद समाप्त हो गया, ये सच है, लेकिन मतलब ऐसा कोई देश नहीं बचा जो कि समाजवादी कंट्री हो। लेकिन कई चीजें बाद में ही परिप्रेक्षित होती रहती है। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे फिडेल कास्ट्रो का वह हिस्सा या वह चेहरा जो उन्होंने भारत के मृत नक्सली या शहीद नक्सली के प्रति उन्होंने अपना सम्मान दिखाया था। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं इस पर और जानने की कोशिश करते हैं आखिर फिडेल कास्ट्रो भारत के नक्सली के बारे में क्या सोचते थे। बात शुरू करते हैं 1970 के ईस्वी के आसपास। आप सभी जानते हैं भारत में पहली बार संशोधनवाद को हराकर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद को स्थापित करने का श्रेय जिन दो नेताओं को जाता है वे थे चारू मजूमदार और कन्हैया चटर्जी। ये दोनों ही नेताओं ने भारत की सरजमी पर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद को पहली बार स्थापित किया और सशस्त्र संघर्ष का सूत्रपात किया। सत्ता का सवाल केंद्रीय सवाल था, इस बात को मजबूती के साथ इन्होंने उठाया और कृषि क्रांति इसकी धुरी थी और चुनाव बहिष्कार इनके योजना का एक अभिन्न अंग था। इन कई सवालों को लेकर जिस नक्सलवादी आंदोलन से चिंगारी निकली थी, वह असल में भारत के तमाम मजदूर, किसान, दुखी तबके, तमाम लोगों के आंखों की ज्योति बढ़ा गया। उसके आंखों में सपने दिखा गए और समाजवाद के लिए संघर्ष चलने वाले नवजनवादी क्रांति के प्रथम चरण का सूत्रपात हुआ। भयानक दमन और असंख्य युवाओं की शहादतों के बाद इस शोलों को थोड़ा बुझाया जा सका या शांत किया जा सका, लेकिन आप सभी जानते हैं यह शोला जो भड़का था वो दावानल की तरह पूरे भारत में छा गया और 2004 ईस्वी में सीपीआई माओवादी की स्थापना होती है, जो कि भारत में अपने आप में एक बड़ी क्रांतिकारी कदम था। हम आते हैं 70 के दशक का वह वक्त जिसका संबंध फिडेल कास्ट्रो से जुड़ता है। बात है भागलपुर कैंप जेल। भागलपुर में दो जेल है, एक सेंट्रल जेल है और दूसरा कैंप जेल या विशेष केंद्रीय कारा है। विशेष केंद्रीय कारा के 3 सेक्टर हैं। प्रथम और द्वितीय सेक्टर को मिलाकर एक सेक्टर बनाया गया है और थर्ड सेक्टर के नाम से एक अलग से उसमें खोला गया है सेक्टर, जिसको कि नक्सलवादियों के लिए भी वह जेल को बनाया गया था। इसी जेल में प्रमोद मिश्र, जो सीपीआई माओवादी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य रहे हैं, वह भी आज बंद हैं और भी कई नक्सली बंदी या माओवादी बंदी हैं जो इसी जेल में आज बंद हैं। उस जेल के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, आज भी है,
और उसकी दीवारों पर वायर का, बिजली के करंट का भी एक घेरा दिया हुआ है, ताकि कोई बंदी जेल तोड़ करके भाग ना सके। अगर भागे तो वो करंट लग करके मर जाए। 70 के दशक के हजारों नक्सली जेलों में बंद थे, बिहार के जेलों में बंद थे, बंगाल के जेलों में बंद थे, और उन तमाम बंदियों को खूंखार बंदी की तरह ट्रीट किया जाता था। और इसी में भागलपुर कैंप जेल के तृतीय खंड, जिसको नाम से प्रसिद्ध है, जिसके बारे में एक कुख्यात वर्ड है कि यहाँ पर ऐसा जेल जहाँ पर की सूरज की रोशनी भी सीधी नहीं पड़ती है। और इस जेल के बारे में एक और तथ्य कहा जाता है, भारत के सबसे खतरनाक और खूंखार जेल इसी तृतीय खंड को माना जाता है। बहरहाल वो घटना थी जब उस जेल में बंगाल के बहुत सारे बंदी बंद थे, और एक दिन योजना अनुसार जब सुबह सुबह कक्षपाल या सिपाही गेट खोलने के लिए आते हैं, तो जो ही पहला बंदी बाहर निकलते हैं वह तत्क्षण उस सिपाही का गला काट देते हैं। दूसरा सिपाही जो दूर खड़ा था उनको भी पकड़ करके गला काट देते हैं और उसको मार डालते हैं। और तुरंत तमाम कैदी का, बंदी का जो गेट था, क्योंकि हर एक कोठरी में एक बंदी के हिसाब से, इसको सेल सिस्टम कहते हैं, वो थे उसमें, और 16 के 16 बंदी को निकाल लेते हैं। उस जेल के अंदर जो एक रो में, माने एक कतार में 16 सेल है, उसके पीछे के रो में भी 16 सेल है, ऐसा कहा जाता है। दूसरे कतार के भी बंदियों को इसी तरह से जेल से निकाला जाता है। आपको याद दिला दें, उस समय जो सारू मजूमदार थे, उनका नारा था, बेल नहीं लेंगे बल्कि जेल तोड़ करके बाहर निकलेंगे। जेल तोड़ के बाहर निकलने की यह प्रक्रिया में यह कदम उठाया गया, और नक्सली बंदियों ने अपने साथ लगभग 32 बंदियों को, क्योंकि एक रो में 16 बंदी थे, दूसरे रो में भी 16 बंदी होंगे, 16 दूनी 32 हो जाता है। अब 32 के 32 बंदी जेल की चहारदीवारी से निकल भागते हैं। चूंकि इसमें बंदी जो भी थे वो अत्यंत ही तेज दिमाग के, इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, ग्रेजुएट थे, मास्टर डिग्री होल्डर थे। ऐसे तमाम पढ़े लिखे युवा जो नक्सली आंदोलन के साथ समर्पित थे, इन्होंने बड़ी ही आसानी से बिजली के अंदर जो करंट का तार लगाया गया था, उस पर भीगा हुआ धोती लपेटकर या गमछा लपेटकर शॉर्ट सर्किट करते हैं, और वहां से वो निकल भागते हैं सफलतापूर्वक। इस दीवार कूदने की प्रक्रिया में एक बंदी जिनका नाम हरखू था, उनका पैर टूट जाता है और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो भाग नहीं पाते, जिसे बाद में पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और जेल में वापस ले आया जाता है। लेकिन जो बाकी भागे हुए बंदी हैं, जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे सड़क है। आप अगर कभी भागलपुर तृतीय खंड की तरफ जाएं अगर, तो आप देखेंगे कि उनके उत्तरी तरफ जो है एक सड़क जाता है, और वो सड़क दो हिस्सों को जोड़ता है, मतलब एक दाहिने और एक बाएं। बाएं तरफ जाने वाला सड़क सीधा शहर की तरफ मुड़ जाता है, और दाहिने तरफ जाने वाला सड़क सीधा सीधा गंगा नदी के किनारे पहुंच जाता है, और उसको रोक देता है उस रास्ता को। भौगोलिक परिस्थिति से अनजान ये लोग जब निकलते हैं तो उनमें कंफ्यूजन हो जाता है किधर से जाए। कई लोगों ने सलाह दिया बाएं चलो, कई लोगों ने सलाह दिया दाएं चलो, लेकिन अगर उस जेल के रोड बनावट को देखिएगा आप अगर, तो आप आश्चर्य पड़ जाइएगा कि वह सड़क जो शहर शहर की तरफ जाता है, वो सड़क जो है बहुत अच्छा नहीं लगता है, और जो सड़क नदी किनारे तरफ जाता है वो सड़क शानदार दिखता था उस वक्त में।
लोगों ने कंफ्यूजन हुआ और वे दाहिने तरफ चले गए। तकरीबन 16 नक्सली बंदी दाहिने तरफ चले जाते हैं और नदी से घिर जाते हैं। बाकी जो बंदी थे वो जो भागते हैं बाएं की तरफ, वो शहरों में जाकर के छिप जाते हैं या यत्र तत्र निकल जाते हैं। जब 16 बंदी घिर जाते हैं तो पुलिस पीछे से आती है और उन घिरे हुए बंदियों को, जो नक्सली थे, उनकी गोली मारकर ठंडे दिमाग से हत्या कर देती है। उन बंदियों के शवों को लेकर जब प्रशासन आता है वापस, तो उसमें से हर एक परिजन को फोन करता है। इसी प्रक्रिया में एक जो युवा नक्सली थे, उनके जब पिता को फोन कर किया जाता है, संपर्क किया जाता है, तो उनके पिता, जो उस वक्त बंगाल सरकार में उच्च पदस्थ पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने बेटे के शव को लेने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मेरा बेटा नक्सली बन गया और उससे मेरा अब कोई संबंध नहीं है। वह मरे जिए या जो करे वो आप समझे और वो समझे। इस तरीके से उन्होंने अपने बेटे का शव लेने से मना कर दिया। प्रशासन ने उस सबके साथ क्या किया आप सभी जानते हैं। बताने की उसकी जरूरत नहीं है। इस तरह से ये घटना का पटाक्षेप हो जाता है यहीं पर। अब इस घटना की दूसरी कड़ी जुड़ता है सीधा क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो से। जो नक्सली का शव लेने से उनके पिता ने, जो बंगाल सरकार में उच्च पदस्थ पदाधिकारी हुआ करते थे, उनसे, वो पिता जो अपने बेटे के शव लेने से मना कर दिया, कुछ दिन के बाद या कुछ वर्षों के बाद उनका प्रमोशन होता है और वो भारत सरकार के तहत चले जाते हैं दिल्ली। इसी दरमियान भारत से प्रतिनिधिमंडल क्यूबा की ओर जाता है। 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल था और 5 सदस्य के प्रतिनिधिमंडल में एक शहीद नक्सली के पिता भी थे, जिन्होंने अपने बेटे का शव लेने से मना कर दिया। संभवतः सरकार की तरफ से उनको ये पुरस्कार भी दिया गया, पुरस्कार था। जब ये पहुंचते हैं क्यूबा, ये प्रतिनिधिमंडल, तो वहां पर काफी स्वागत सत्कार जो होना चाहिए होता है राजकीय स्तर पर। दूसरे दिन जब सभी को नाश्ता दिया जाता है या चाय दिया जाता है, सर्व किया जाता है, तो ये जो नक्सली के पिता थे, जो उस प्रतिनिधिमंडल में गए हुए थे, उन्होंने नाश्ता लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हम उपवास करेंगे और आज ही के दिन मेरा बेटा मरा था, इसीलिए हम आज के दिन उपवास करते हैं। इस बात की जानकारी जब फिडेल कास्ट्रो को होती है, तो वो आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर आपका बेटा कैसे मरा था। यह पिता बताते हैं उनको कि मेरा बेटा नक्सली बन गया और जेल तोड़ के भागने की प्रक्रिया में पुलिस ने उनको गोली मार दी। इस खबर को सुनकर या इस बात को जानकर फिडेल कास्ट्रो अत्यंत भाव विह्वल हो जाते हैं और फिडेल कास्ट्रो उनको कहते हैं, आप तो मेरे कॉमरेड के पिताजी हैं और अगर आप उपवास कर रहे हैं तो क्यूबा पूरा राष्ट्र आज उपवास करेगा और राजकीय झंडा हमारा झुका रहेगा हमारे शहीद कॉमरेड के सम्मान में। इस बात को जानकर वह पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति को कभी देखा नहीं इन्होंने, कभी जाना नहीं, इनको कभी पहचानते नहीं हैं, सिर्फ नक्सली के कहने पर, नक्सली बताने पर उनका इतना सम्मान हो रहा है एक पराये देश में, जहां पर कि वो प्रतिनिधिमंडल बनकर गए हुए थे। इनको अब तब एहसास हुआ कि मेरा बेटा क्या था और उनके बेटे का सम्मान दुनिया किस तरह करती है। ये वो घटना थी जिसके बारे में आज भी तृतीय खंड भागलपुर में
इसकी चर्चाएं होती है। यह बात हरखू ने, जो जेल तोड़ करके भागने वालों में से एक थे, हालांकि हरखू, जैसा कि लोगों ने बताया मुझे वहां पर, हरखू कोई क्रांतिकारी नहीं थे, हरखू कोई नक्सली नहीं थे। हरखू थे एक सजावार बंदी, जो कि एक क्रिमिनल थे, लेकिन उनको रखा गया था नक्सलियों के वार्ड में जासूसी करने के लिए, लेकिन वो बदल गए और नक्सलियों के साथ एक मिक हो गए। कई बार जब प्रशासन पूछने उनसे आता था तो वो बोलते थे, हाँ मैं भी नक्सली हूं। तो ऐसा प्रभाव उन दिनों नक्सलियों का उन पर पड़ा था। हरखू ने इस पूरी घटना के बारे में बताया था और कई तथ्य जानकारी दूसरे स्रोतों से भी मिली थी। अगर हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, मसलन फिडेल कास्ट्रो का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें कई उन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए जो कि उन्होंने भारत के शहीद नक्सली के प्रति उन्होंने सम्मान दिखाया था। उनके पिता के प्रति उन्होंने सम्मान दिखाते हुए पूरे देश में उपवास किया था और शहीद का दर्जा देते हुए या शहीद के पिता का दर्जा देते हुए इनको सम्मानित किया था। ये तथ्य है और इन तथ्यों के आधार पर ही हम किसी चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं या करना चाहिए, क्योंकि हर तथ्य कहीं न कहीं से जुड़ता है। कई सारे सवाल माओवादी संगठन के अंदर भी उठते रहे हैं फिडेल कास्ट्रो को लेकर। तो उनको ये जानना चाहिए कि नक्सली के प्रति फिडेल कास्ट्रो का क्या रुख था और नक्सली ही वह ताकत है जो कि बाद में बढ़ते हुए माओवादी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। ये चीज है। दूसरी चीज कहना चाहूंगा, फिडेल कास्ट्रो 76 के बाद, जैसा मैंने शुरू में कहा, दुनिया में कोई भी देश समाजवाद नहीं है। समाजवाद होने की मुख्य शर्त यह है कि वह राष्ट्र जो खुद को समाजवादी कहता है, क्या वह क्रांति में दूसरे देशों के लिए आधार क्षेत्र की तरह काम करता है या फिर नहीं। ये उसकी प्रारंभिक शर्त है। चीन के क्रांति में सोवियत संघ आधार क्षेत्र की तरह काम किया था और यही कारण है कि जब भारी नुकसान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को हुआ तो माओ त्से-तुंग के निर्देश पर या माओ त्से-तुंग के सलाह पर पूरी की पूरी पार्टी उठ करके सोवियत संघ के नजदीक सीमावर्ती इलाके में जाकर शरण लिया था। इस पूरे मार्च को लॉन्ग मार्च के नाम से दुनिया जानती है। स्टालिन की मौत के बाद सोवियत संघ बदल गया। वह आधार क्षेत्र की होने की जगह अब वो शोषण का नया औजार बन गया। उसी तरीके से 76 के बाद माओ त्से-तुंग की मृत्यु के बाद चीन भी समाजवादी नहीं रहा, क्योंकि वह भी अपने पूंजी के माध्यम से अब दूसरे देशों के शोषण करने में उतारू हो गया। अब वो आधार क्षेत्र होने की जगह शोषण करने लगा और समाजवाद की जो मूल प्रस्थापना थी उससे ही वो दूर चले गए। यही कारण है कि क्यूबा को भी आप उसमें नहीं गिन सकते हैं आज की तारीख में भी या 76 के बाद की तारीख में भी। तथ्य सिर्फ यही घूम कर आ जाएगी कि समाजवादी कंट्री दुनिया में आज कहीं कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद के दो गिरोहों के बीच टक्कर है, दो गिरोहों के बीच संघर्ष है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भी हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में भी हुआ था, तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। रीजन यही है कि समाजवादी पूंजी या साम्राज्यवादी ताकतें समझ चुकी है कि जब जब हम लड़ते हैं, मतलब जब जब साम्राज्यवादी ताकतें लड़ती है, समाजवाद का कहीं न कहीं प्रादुर्भाव हो जाता है। इसीलिए तृतीय विश्व को टालने का कोशिश पूरी शक्तियां करती है, लेकिन युद्ध कभी दुनिया में नहीं रुकता है। फिडेल कास्ट्रो के संबंध में ये छोटी सी खबर थी जो मुझे बतानी थी आपको, और उनकी यादें, ये तथ्य आप भागलपुर सेंट्रल स्पेशल सेंट्रल जेल या कैंप जेल के 3rd सेक्टर या तृतीय खंड में जाकर के भी आप सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।